हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू AEC प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। देखिए, हमेशा मैं आपको एक ही चीज़ बोलता हूं कि आप जितना मेहनत करेंगे, आप जिस हिसाब से अपनी मेहनत पर, अपने काम पर ईमानदार रहेंगे, सफलता भी उसी आधार पर ही आपको मिलेगी। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आप जितना वफादार रहेंगे, सफलता उतनी तरफदार रहेगी। तो मेरे पास जो आज आपके लिए लाइन है कि तुम मेहनत में वफादार रहो, सफलता तुम्हारी ही तरफदार रहेगी। तो याद रखिए कि आप बस ईमानदार बने रहिए, आप वफादार बने रहिए। जितना जरूरी है, जितना आवश्यक है, आप पढ़ाई में 1% की भी कटौती जो है वो मत करिए और सफलता जरूर आपके चरण चूमेगी। बात समझ में आ रही है? चलिए बात करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपसे जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था, आखिर वो था क्या, तो उसके बारे में देखें तो वो था कि एन इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ पाइनएप्पल कॉल्ड क्वीन पाइनएप्पल इज ग्रोन इन विच स्टेट। इसमें फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखिए, आपके लिए जरूरी ये है कि भाई ये जो क्वीन पाइनएप्पल है ये किस राज्य से संबंधित है, कहाँ पर इसको उगाया जाता है। तो याद रखिएगा कि ये त्रिपुरा में उगाया जाता है। ठीक है, तो क्वीन पाइनएप्पल जो है वो कहाँ पर पाया जाएगा, त्रिपुरा से संबंधित है। दूसरा, इसमें आप ये याद रखिए कि पाइनएप्पल डे भी मनाया जाता है, और वो कब मनाया जाता है, तो हर साल 27 जून को पाइनएप्पल डे जो है वो मनाया जाता है। तो 2 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे कि पाइनएप्पल जो है, क्वीन पाइनएप्पल कहाँ उगाया जाता है, तो वो त्रिपुरा में उगाया जाता है। और कब मनाया जाता है पाइनएप्पल डे, तो वो 27 जून को मनाया जाता है। राइट। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो बोल रहा है कि विच स्टेट हैज पास द ऑनर ऑफ डेड बॉडी बिल 2023 टू प्रिवेंट प्रोटेस्ट विद डेड बॉडीज। देखिए, राजस्थान सरकार की अगर मैं बात करूं तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि अभी ये बहुत ज्यादा न्यूज में। क्यों? क्योंकि अभी इनके द्वारा जो अलग अलग प्रकार के बिल लाए जा रहे हैं वो बिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट। और बहुत इंपॉर्टेंट बिल जो है वो अभी राजस्थान सरकार के द्वारा 4-5 बिलों की हम चर्चा कर चुके हैं, और 4-5 सेक्टर के से संबंधित जो बिल लाए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक इंपॉर्टेंट बिल जो है वो ये है। अब इसको आप एक तरीके से अगर हम बात करें तो डेड बॉडी की डिग्निटी की सुरक्षा मान लीजिए, या फिर आप ये मान लीजिए कि ये कहीं ना कहीं एक तरीके का राजनीतिक मुद्दा भी हो सकता है, या किसी तरीके का पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है कि जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं या किसी भी प्रकार का जो भी चीजें हैं वो इस प्रकार का ना हो जिससे हिंसा फैलने की संभावना ज्यादा हो। सरकार को ये लगा कि यार कहीं ना कहीं ये डेड बॉडी के साथ भी सही नहीं हो रहा है, या जो जिसकी डेथ हो गई है उसको सड़कों पर लेटाकर उसका दाह संस्कार न करके और उसको लेटाकर उसका यूज करके आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो चीजें गलत हैं। तो उसकी अस्मिता, उसकी डिग्निटी को मेंटेन रखने के लिए राजस्थान सरकार ने क्या किया, अभी हाल ही में एक बिल पास किया है, और उसने ये बोला है कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति विरोध प्रदर्शन करता है तो उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि जो डेड बॉडी है, आप उस डेड बॉडी का यूज करके अब विरोध प्रदर्शन राजस्थान में फिलहाल नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके लिए 5 साल की जेल का प्रावधान जो है वो किया गया। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि 5 साल की जेल है अगर आप इस प्रकार का। अब विरोध करने में कोई समस्या नहीं है, गवर्नमेंट ये बोल रही है विरोध में कोई समस्या नहीं। अगर चीजें गलत हो रही हैं किसी भी एंगल पर, किसी भी जगह पर, तो आप उसका विरोध करिए, लेकिन डेड बॉडी का यूज करके, डेड बॉडी का प्रयोग करके आप विरोध नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर 5 साल की सजा का प्रावधान है। अब बात आती है कि सर किस लिए ऐसी बिल जो है वो लेकर आए हैं, तो याद रखिएगा कि डिग्निटी को मेंटेन रखने के लिए, ताकि इसकी जो बॉडी है उसकी अस्मिता जो है वो मेंटेन रहे। बात समझ में आ रही है? उसको भी पूरा अधिकार है कि समय पर और सारी चीजें देखने को मिले। क्लियर है? तो राजस्थान सरकारी बिल लेकर आई है। दूसरा, अगर मैं बात करता हूं इसबर बैंक की, तो इसबर बैंक विल सेटअप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर, IT सेंटर इन विच सिटी। हाल ही में अगर मैं बात करूं, रशियन बेस्ड एक बैंक है, ठीक है, जिसका नाम है इसबर बैंक। इसबर बैंक की अगर मैं बात करता हूं तो पहली चीज तो आप ये याद रखिए कि सर हाल ही में IT सेंटर जो है वो कहां पर खोला गया है इंडिया में, अगर हम इसकी बात करें तो ये खोला गया है बेंगलोर में। ठीक है, ये खोला गया है बेंगलुरु में। ठीक है। दूसरा आप ये याद रखिए कि सर ये कहाँ का बैंक है। ठीक है, तो ये बैंक जो है वो रसिया बेस्ड है। और तीसरा पॉइंट इसमें आप ये याद रखिए कि सर क्या ये बेंगलोर में जो इसकी ब्रांच खोली गई है, जो IT सेंटर खोला गया है, क्या ये पहला है? नहीं। RBI की परमिशन की अगर मैं बात करूं तो 2010 में अगर आप देखेंगे तो इसकी पहली शाखा, फर्स्ट ब्रांच
की अगर मैं बात करूं इंडिया में इस बैंक की, तो वो कहाँ इस्टेब्लिश की गई थी? वो की गई थी दिल्ली में, राइट। तो इसमें आप ये दो तीन चीजें याद रखिए। पहली चीज आप याद रखिए कहाँ का ये बैंक है, ठीक है। दूसरी चीज आप याद रखिए कि फर्स्ट ब्रांच इसकी कहाँ खोली गई, तो वो खोला गया दिल्ली में, ठीक है। तीसरी चीज आप इसमें ये याद रखिए कि सर कहाँ का ये बैंक है, तो ये रसिया का बैंक है। आईटी सेंटर हाल ही में कहाँ पर खोला गया, तो बेंगलोर में खोला गया, राइट। 22 मार्च 1991 को इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। ये भी एक चीज याद रख सकते हैं आप, हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 22 मार्च 1991 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और इसके हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो वो कहाँ है? मॉस्को में, राइट। चलिए, इतनी चीजें फिलहाल आप याद रखिए। ये याद रखिए कि कहाँ आईटी सेंटर खोला गया है, तो वो बेंगलोर में, और इतनी चीजें जरूर याद रखें। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना रिसेंटली? फॉरेन मिनिस्टर किसे नियुक्त किया गया है विदेश मंत्री के तौर पर चाइना का? तो अगर मैं बात करूं कि विदेश मंत्री के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है, तो वो नियुक्त किया गया है वांग यी को, ठीक है। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना रिपब्लिक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज आपको ये समझ में आएगी कि सर ये फॉरेन मिनिस्टर जो है वो किसको किया गया है, तो जो न्यू फॉरेन मिनिस्टर है उनका नाम है वांग यी, ठीक है। और वांग यी जो है वो दूसरी बार, ठीक है, याद रखिएगा कि वो 2 बार चाइना के, अगर मैं बात करूं तो वो 2 बार चाइना के विदेश मंत्री के तौर पर कार्य कर चुके हैं। ये उनका दूसरा कार्यकाल होगा। इसके पहले भी वो क्या कर चुके हैं? चाइना के विदेश मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि सर इसके पहले कौन थे, तो अभी जो नियुक्त किए गए हैं वो हैं वांग यी, और इनके पहले जो थे वो थे किंग गैंग, ठीक है। और किंग गैंग का कार्यकाल जो है वो बहुत ही छोटा था, सिर्फ और मात्र अगर मैं बात करूं 7 मंथ का। और इनके पहले, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ दोबारा, तो वांग यी थे, उसके बाद किंग गैंग आए। किंग गैंग को वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, है ना, सी जिनपिंग, उन्होंने क्या कर दिया, उनको हटाकर और एक व्यक्ति वांग यी वापस से इनको फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर वहाँ पर अपॉइंट कर दिया है। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा कि चाइना के नए फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो कौन है, तो उनका नाम है वांग यी। दूसरा आप इसमें ये भी याद रख सकते हैं, नाम अगर आप भूल रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, तो उनका नाम है सी जिनपिंग, ठीक है। तो आप ये नाम याद रखिए, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूँ कि द 4th एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप, जिसको आप ECSWG एंड एनवायरमेंट ऑफ क्लाइमेट मिनिस्टर्स मीटिंग विल बी हेल्ड फ्रॉम जुलाई 26 टू 28 2023 एट विच प्लेस? अगर मैं ये बात करूं कि जो चौथी इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप है उसकी बैठक कहां पर हुई है, तो वो हुई है ECSWG। इसमें आप देखिए क्या क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि ये कब से कब तक हुई है, तो 26 से 28 जुलाई 2023। बात समझ में आ रही है? ये कब से कब तक हुई है? ये 26 से 28 जुलाई 2023 में हुई है। कहाँ हुई है? तो ये हुई है चेन्नई में, ठीक है। कहाँ हुई है? तो ये हुई है चेन्नई में, ठीक है। दूसरा याद क्या रखना है कि सर कौन कौन मेंबर होगा, तो G20 के जो मेंबर कंट्री हैं, जो सदस्य देश हैं, वो इसके सदस्य होंगे। और साथ ही डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, अगर मैं बात करूं साथ ही साथ डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लगभग अगर आप देखेंगे तो 300 मेंबर जो हैं, या 300 अगर मैं बोलूं प्रतिनिधि जो हैं, वो इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? तो उन्होंने, अगर हम देखें तो 26 से 28 जुलाई 2023 को ये हुआ है, चेन्नई में हुआ है। G20 के जो सदस्य देश है वो इसमें हिस्सा लिए हैं, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लगभग अगर मैं बात करूं तो लगभग 300 के आसपास जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। अब बात आ रही है कि सर ये सम्मेलन हुआ क्यों, तो ये याद रखिएगा कि
देखिए नाम से आइडिया लग रहा है कि क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी ग्रुप जो है वो क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट और क्लाइमेट मतलब इन्वायरमेंट और क्लाइमेट में होने वाले जो परिवर्तन है उसमें कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी किस प्रकार से लाई जा सकती है, उससे संबंधित ये बैठक जो है वो है। अब अगर मैं इसके ऑब्जेक्टिव की बात करता हूँ कि सर इसका ऑब्जेक्टिव हो क्या सकता है, तो पहला तो आप ये याद रखिए कि भाई इसके ऑब्जेक्टिव में आप सिर्फ दो चीजें याद रखिए। पहली आप याद रखिए क्या, पहला आप ये याद रखिए कि सर महासागरों की अगर हम बात करते हैं तो महासागरों में स्थायी प्रबंधन, बात समझ में आ रही है, जो मैनेजमेंट है वो बेहतर होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो यहां याद रखिए महासागरों की जैव विविधता का संरक्षण, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर अगर मैं इसके ऑब्जेक्टिव की बात करता हूं तो आप ये भी याद रखेंगे कि सर जो ECSWG है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो महासागरों के स्थायी प्रबंधन करना और दूसरा महासागरों में जो जैव विविधता है उसका संरक्षण जो है वो करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इतने पॉइंट आप याद रखिए, है ना। तो यहाँ पर आपका एग्जाम में आने वाले यहाँ से क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे। क्या क्या, कब से कब तक हुई ये आपको याद रखना है, कहाँ हुई ये याद रखना है, मेंबर कौन कौन थे ये याद रखना, और इस समिट का, इस बैठक का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है आपको वो भी याद रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ G20 की, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर G20 की मेजबानी जो है वो कौन कर रहा है, तो वो कर रहा है इंडिया। बात समझ में आ रही। तो होस्ट कौन कर रहा है G20, वो कर रहा है इंडिया। ये कई बार मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। अभी बहुत ज़्यादा मतलब आप देखेंगे तो इम्पोर्टेंट है, और भारत के जो शहीद हैं, भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, अगर हम उनकी बात करें तो कहीं ना कहीं उनके सम्मान से संबंधित ये योजना जो है, ये अभियान जो है वो चलाई जा रही है देश की सरकार के द्वारा। और ये कब से कब तक चलाई जाएगी, तो ये याद रखिएगा, ये 9 जुलाई से लेके, माफ करिए 9 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक ये स्कीम जो है, ये कैंपेनिंग जो है वो चलाई जाएगी। अब बात आ रही है कि मेरी माटी मेरा देश कैंपेनिंग इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है मेरी माटी मेरा देश। इसमें बोला ये जा रहा है, हमारे माननीय जो PM साहब है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अभी हाल ही में इसकी घोषणा जो है वो की है, और उन्होंने ये बोला है कि हम देश के विभिन्न हिस्सों से, अलग अलग हिस्सों से क्या करेंगे, मिट्टी एकत्रित करेंगे। हम ग्राम पंचायत से मिट्टी जो है वो एकत्रित करेंगे, तो देश के विभिन्न हिस्सों से मिट्टी को एकत्रित करके कहाँ लेकर जाया जाएगा, ये लेकर जाया जाएगा दिल्ली। अब बात ये आ रही है कि सर दिल्ली में लेकर जाएंगे, दिल्ली में ये मिट्टी लेकर जाएंगे तो इसका करेंगे क्या, तो इसका याद रखिएगा कि ये मिट्टी जो है वो कर्तव्य पथ जो है, कर्तव्य पथ के किनारे इस मिट्टी का प्रयोग करके क्या करेंगे, एक बाग तैयार करेंगे या बगीचा, बगीचा जो है वो तैयार करेंगे। ठीक है। और इस बगीचे की अगर मैं बात करूं कि बगीचा जो तैयार किया जाएगा उसमें क्या होगा, तो उसका नाम तो पहले आप ये याद रखिएगा कि उसका नाम है अमृत वाटिका। राइट, उसका नाम क्या है, उसका नाम है अमृत वाटिका। ठीक है। तो सभी ग्राम पंचायत से मिट्टी जो है उसका कलेक्शन होगा, कर्तव्य पथ पर एक बगीचा जो है वो, कर्तव्य पथ की अगर मैं बात करूं तो एक बगीचा जो है वो वहां पर तैयार किया जाएगा, और स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों के परिजनों को यहाँ पर इसके तहत अगर हम बात करें तो वो भी सम्मान प्रदान किया जाएगा। ठीक है। एक पॉइंट इसमें ये भी याद रखिएगा कि जो स्वतंत्रता सेनानी है वह शहीद हैं, उनके परिवार को सम्मान दिया जाएगा। राइट, तो एक पॉइंट आप ये भी याद रखिए। दूसरा अगर हम देखें तो सर ये इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो क्यों हो रही हैं, और इसका फ़ायदा जो है वो क्या हो सकता है, तो याद रखिएगा कि मेरी माटी मेरा देश जो है वो शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को सम्मान देने के लिए, और हर ग्राम पंचायत की अगर मैं बात करूं तो सभी ग्राम पंचायत से अगर हम देखेंगे तो सभी ग्राम पंचायत से अगर आप देखिए तो वहां से मिट्टी जो है वो लाई जाएगी दिल्ली में, और कर्तव्य पथ में क्या किया जाएगा, एक बगीचे का बगीचा जो है वो तैयार किया जाएगा, और उस बगीचे को नाम दिया जाएगा अमृत वाटिका। ये ओवरऑल अगर हम देखें तो ये 9 अगस्त से लेके और 30 अगस्त तक अगर हम देखेंगे इसको, तो 9 अगस्त से लेके और 30 अगस्त तक ये कैंपेन जो है वो चलेगा। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं पंचायत स्तर पर, तो पंचायत स्तर पर अगर हम देखें तो ये कब तक चलेगा,
तो ये चलेगा 9 से 15 अगस्त। बस समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि ओवरऑल जो है ये 9 से 30 अगस्त तक चलेगा और पंचायत स्तर पर 9 से 15 अगस्त और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, देश के विभिन्न क्षेत्रों से मिट्टी का कलेक्शन करना है, मिट्टी को एकत्रित करना है। बात समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, आईएमएफ की बात करते हैं। क्या बोल रहा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज रेज्ड इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 2024 जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट बाई, कितना इंक्रीमेंट करके आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि जो भारत की जीडीपी है उसमें ग्रोथ रेट जो है वो 6.1% होगा। कितना अनुमान लगाया है, कितना पॉइंट का उसने इंक्रीमेंट किया है, तो याद रखिएगा उसने इंक्रीमेंट किया है 20 बेसिस पॉइंट का। बात समझ में आ रही है, उसने इंक्रीमेंट किया है 20 बेसिस पॉइंट और ग्रोथ रेट कितना है, तो बोल रहा है कि 6.1%। आईएमएफ के आधार पर अगर हम बात करें या दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर अगर हम बात करते हैं और इस लेवल पर हम इंडिया की बात करते हैं, तो याद रखिएगा कि इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पर अभी देखी जा रही है। बात समझ में आ रही है, इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पर देखी जा रही है और विश्व में सबसे तेजी से विकास करने वाली इकोनॉमी जो है वो कौन सी बन गई है, वो इंडिया बन गई है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये चीज है सर कि बेसिस पॉइंट क्या होता है, तो ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। जैसे मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में अगर बताऊं तो आप याद रखिएगा कि 100 बेसिस पॉइंट के बराबर होता है 1%। ठीक है, तो आप इससे निकाल सकते हैं कि कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ होगा। तो जनरली जब हम डेटा बताते हैं, आरबीआई डेटा बताती है, इंस्टीट्यूशन बताते हैं, तो वो बेसिस पॉइंट का यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है। जब अपने प्रभाव को ज्यादा दिखाना होता है, जब इम्पैक्ट जो है वो कम दिखाना हो, तो परसेंटेज का यूज कर सकते हैं। जनरली सरकारें जो हैं वो डेफिसिट को रिप्रेजेंट करने के लिए परसेंटेज का प्रयोग करेंगी और जो सेंट्रल बैंक होंगे, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होंगे, वो बेसिस पॉइंट का यूज करेंगे। बात दोनों वही कर रहे हैं, बस कोई अपने इम्पैक्ट को ज्यादा दिखाना चाहते हैं और कोई जो है वो कम दिखाना चाहते हैं कि हमको घाटा कम हुआ है, तो वो परसेंटेज में प्रयोग करेंगे। अब बात आती है कि सर ये आईएमएफ, तो आईएमएफ की अगर बात करें तो आईएमएफ का एस्टेब्लिशमेंट 1945 में हुआ है, ये तो आपको पता ही है। कहाँ हुआ है, ब्रेटन वुड्स समिट में। बात समझ में आ रही है, कहाँ हुआ है, ब्रेटन वुड्स समिट में, ब्रेटन वुड्स में हुआ है। और आईएमएफ जो है वो ब्रेटन वुड्स ट्विंस क्यों कहलाती है, क्योंकि एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भूमिका रखी गई थी, और वो क्या था। तो मैं अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर ब्रेटन वुड्स ट्विंस जो हैं वो कौन कौन हैं, तो आप याद रखिएगा कि वो हैं, एक तो वर्ल्ड बैंक और एक है आईएमएफ, राइट। दूसरा इसमें आप याद रखिए कि आईएमएफ की जो अभी हेड हैं उनका क्या नाम है। मैं पहले भी आपको ये चीज बता चुका हूं, लेकिन फिलहाल आप इसको भी याद रखिए। इनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, राइट। इनका क्या नाम है, इनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो वॉशिंगटन डीसी में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो वॉशिंगटन डीसी में है। और करंट में इसमें कितनी कंट्री हैं जो मेंबर हैं, तो याद रखना है आपको कि 190 कंट्री जो हैं वो इसकी मेंबर बन गई। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू इंटरिम चेयरमैन ऑफ एलआईसी। एलआईसी के नए अंतरिम चेयरमैन जो है वो किसे नियुक्त किया गया है, तो एलआईसी के नए अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती, राइट। सिद्धार्थ मोहंती जो है वो न्यू चेयरमैन हुए हैं, ये आप याद रखिए। और कहाँ से आए हैं ये, तो आप याद रखिए कि एलआईसी से ही आए, ठीक है। और क्या थे पहले, तो ये एमडी थे, ठीक है। ये पहले एमडी थे और फिर चेयरमैन हुए, तो एमडी किसको बना दिया गया, यहाँ पर एमडी बनाया गया सतपाल भानु को। बात समझ में आ रही है, यहाँ पर एमडी किसको बना दिया गया, तो एमडी बना दिया सतपाल भानु को। तो आप याद रखिए कि करंट चेयरमैन कौन है, सिद्धार्थ मोहंती है, और करंट एमडी कौन है, तो वो सतपाल
भानु है। अब बात ये आती है कि सर LIC जो है वो कब इस्टेब्लिश हुई या कहाँ पर उसका हेडक्वार्टर है। तो LIC का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1956 है। हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूँ तो ये मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। और इसका रेगुलेशन कौन करता है, तो इसका रेगुलेशन करती है, इट इज रेगुलेटेड बाय IRDAI, राइट। इसका रेगुलेशन करता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बात समझ में आ रही है? तो इसमें इतनी चीजें आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बोल रहा है कि राकेश पाल वाज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एडिशनल डायरेक्टर जनरल इन द इंडियन कोस्ट गार्ड ICG एज विच पोस्ट। अगर हम बात करें कि राकेश पाल को भारतीय तट रक्षक बल ICG में किस पद के रूप में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया है, तो आप याद रखिए डायरेक्टर जनरल कोस्ट गार्ड। राकेश पाल जो हैं वो अभी राकेश पाल जो हैं वो अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ कोस्ट गार्ड जो है वो बन गए। बात समझ में आ रही है? राकेश पाल जो है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ कोस्ट गार्ड बन गए। इनके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो 1989 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुए और भारतीय नौसेना अकादमी के पूर्व छात्र भी रहे हैं ये। और फरवरी 2022 में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया था और उन्हें नई दिल्ली में तटरक्षक मुख्यालय में तैनात किया गया था। इतनी फिलहाल आप याद रखिए, नाम याद रखिए। नाम है इनका राकेश पाल और क्या हो गए हैं ये, तो ये हो गए डायरेक्टर जनरल कोस्ट गार्ड। ओके, चलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात करते हैं किसकी, स्मृति मंधाना की। ठीक है, और स्मृति मंधाना का नाम लेता हूं अगर मैं, तो मुझे नहीं लगता कि परिचय की आवश्यकता है। ठीक है, और इनको देखते ही आप पहचान जाते हैं। आप जानते हैं कि इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें तो एक बेहतर खिलाड़ी जो है वो स्मृति मंधाना जो है वो उभर कर सामने आई हैं। और इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की अगर मैं बात करता हूं तो स्मृति मंधाना जो है वो वाइस कैप्टन है इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की। ठीक है, वाइस कैप्टन है किसकी, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की। ठीक है, ये याद रखिए। अब का ये क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेंस्ट विच प्लेयर स्मृति मंधाना इज नॉमिनेटेड फॉर वुमेन्स T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर। स्मृति मंधाना किस खिलाड़ी की तुलना में महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामित या नॉमिनेटेड की गई हैं, तो उनका नाम है, अगर हम बात करेंगे तो उनका नाम है जेमिना रोड्रिग्स। ठीक है, तो नाम से आइडिया लग रहा है कि सर ये कहीं ऑस्ट्रेलिया वगैरह की होंगी। याद रखिएगा कहाँ की हैं ये इंडिया की ही प्लेयर है। बात समझ में आ रही है? तो अभी किसको रिप्लेस करके और ये नॉमिनेटेड हुई हैं स्मृति मंधाना, तो उनका नाम है जेमिना रोड्रिग्स। अपने टीम के लिए, अपने क्रिकेट के लिए इन्होंने काफ़ी बड़े योगदान दिए हैं और इनके योगदान को देखते हुए एक इंटरनेशनल वुमेन मैगजीन है, अगर मैं बात करूं तो 2019 में जब इस मैगजीन की शुरुआत हुई, ये मैगजीन लॉन्च किया गया था, तो उस मैगजीन जिसका नाम है क्रिक जोन, जिसका नाम है क्रिक जोन, जो टोटली वुमेन से रिलेटेड है, उस क्रिक जोन के कवर स्टोरी पर जिसका फोटो आया था वो कौन थी, वो स्मृति मंधाना ही थी। बात समझ में आ रही है? अब एक, क्योंकि आप बात कर रहे हैं वुमेन्स T20 क्रिकेट टीम की, तो एक और नाम जो आज कल काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है, उनका नाम है हरमनप्रीत कौर। राइट, उनका नाम क्या है, हरमनप्रीत कौर। बात आ रही है कि सर इनको क्यों बता रहे हैं। हरमनप्रीत कौर जो हैं वो कैप्टन हैं वुमेन इंडिया टीम की। ठीक, इनका गेम ही इनकी पहचान है। ठीक है, मुझे अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। न्यूज़ क्या है, करंट में क्या चल रहा है वो बताता हूँ। अभी हाल ही में बांग्लादेश के साथ में एक मैच हुआ और उस बांग्लादेश के साथ में ये थोड़ा सा अपना विरोध प्रदर्शन इन्होंने किया था और विरोध प्रदर्शन करते हुए इन्होंने स्टंप पर बैट मारे। अंपायर CS असहमत हुई, लेकिन उस असहमति को इन्होंने काफ़ी अग्रेसिव फॉर्म में मतलब शो किया। और तीसरा अगर हम बात करें तो बांग्लादेश के जो कप्तान हैं उनके साथ में भी इनके द्वारा मिसबिहेव जो है वो किया गया। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके की यहाँ पर देखिए, अग्रेशन जो है वो जरूरी है, लेकिन खेल तक ही सीमित रहे, चीज़ें जो हैं वो खेल तक ही रहें तो बेहतर होता है। तो यहाँ पर जब हम हरमनप्रीत कौर की बात करते हैं तो बांग्लादेश के मैच में अगर मैं बात करूँ तो इनके जो इनका बिहेव था उसके कारण से क्या हुआ है, उसके कारण से
अगले 2 इंटरनेशनल मैच के लिए इनको बैन कर दिया गया है। बात समझ में आ रही है? अगले 2 इंटरनेशनल मैच के लिए इनको बैन कर दिया गया, तो आप ये याद रखिएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, और यहाँ पर बोल रहा है कि अनुराग कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच कंपनी। जो अनुराग कुमार हैं उनको किस कंपनी का सीएमडी बनाया गया है हाल ही में? तो याद रखिएगा कि वो बनाए गए हैं ECIL के, ठीक है। ECIL का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो अनुराग कुमार हाल ही में क्या हुए हैं? ECIL के चेयरमैन बनाए, CMD जो है वो बनाए गए हैं। ECIL के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ECIL जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 11 अप्रैल 1967, ठीक है। ECIL का अगर मैं इस्टेब्लिशमेंट की बात करता हूं तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 11 अप्रैल 1967 में। और कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? तो वो है हैदराबाद में। बात समझ में आ रही है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में। तो याद रखना है अनुराग कुमार जो हैं वो किस कंपनी के CMD जो हैं वो बने, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, वो बने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलिए इसमें एक पॉइंट आप ये भी याद रखिए कि ECIL की जब हम बात करते हैं तो अगर हम बात करें कि फर्स्ट डोमेस्टिक कंप्यूटर, माफ करिए, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं, या फर्स्ट डोमेस्टिक डिजिटल कंप्यूटर की अगर मैं बात करता हूं, तो उसको बनाने का जो क्रेडिट जाता है वो इसी कंपनी ECIL को जाता है, और उसका नाम क्या था? TDC 312 और TDC 316। तो ये 2 नाम आप याद रखिए, आपको कंप्यूटर के रिलेटेड जो क्वेश्चन है, क्योंकि हम इस ECIL की बात कर रहे हैं तो वहां पर भी ये काम आ सकता है, तो आप ये पॉइंट भी जरूर इसमें याद रखिएगा। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। और आपके लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये है कि हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंडस्ट्री बॉडी फॉर 2023-24 बाय द मेंबर ऑफ ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल, ठीक है। कि अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद के सदस्यों ने 2023-24 के लिए किसे उद्योग निकाय का चेयरमैन चुना है, ठीक है। फटाफट आप इसको ढूंढिए, पढ़िए और मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। फिर आज के लिए इतनी चीज़ें काफ़ी हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसके आगे और भी चीज़ों की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।